नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान की ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से नवाजा और इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में, आयुर्वेदिक क्षेत्र में बहुत माइल के स्टोन वाले काम किए हैं। सर, स्वागत है आपका। हम पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दें। वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। धन्यवाद। सर, हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, बहुत बड़ा पुराना इतिहास है हमारा। ये आयुर्वेद का हमारे भारत में और पूरी दुनिया में एक वर्चस्व रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जो इसकी जो मेडिकल में, मार्केटिंग में और एक इसकी इंडस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्या कहना है सर इस पर आपका? अभी आपने एक शब्द बोला मार्केटिंग। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की मार्केटिंग ही ज़्यादा हुई है। तो मार्केटिंग मतलब टॉल क्लेम्स, बड़े बड़े विज्ञापन। आप एलोपैथी की बुराई तो करते हैं, पर आपने किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल के विज्ञापन नहीं देखे होंगे, ना वो कोई टीवी चैनल चलाते हैं। तो ओवर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बुरी चीज़ नहीं है, पर आपके पास सब्सटेंस होने चाहिए। तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह क्रेडिबिलिटी, कि साहब इसकी प्रमाणिकता क्या है। आयुर्वेद था और गुरु शिष्य परंपरा में था, पर आज का जो आयुर्वेद है, जब मरीज किसी इलाज के लिए जाता है उसको सबसे पहले डर लगता है, इलाज करेगा नहीं करेगा। तो जब तक हम आयुर्वेद में प्रमाणिकता पैदा नहीं करेंगे, और प्रमाणिकता किससे आएगी? किसी नेताजी के कहने से नहीं आएगी, किसी अभिनेता के कहने से नहीं आएगी, वो आएगी एविडेंस से। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने लास्टली बोला है कि आयुर्वेद में बेटा अब डॉक्यूमेंटेशन पैदा करो। तो पूरे आयुर्वेद जगत में अब हड़कंप मचा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जब डेटा आएगा तो फिर प्रमाणों की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा वो शेर सा है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। तो उसी तरह जब प्रमाण आएंगे तो पब्लिक अपने आप आएगी, एक्सेप्टेंस अपने आप आएगी। बहुत खूब सर। अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि हमारे देश की, भारत की जो जनता है वो जानना चाहेगी, क्योंकि भारत सरकार ने आपको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा, आपके वो कौन कौन से अनुसंधान, वो कौन कौन से रिसर्च रहे हैं जो आपने आयुर्वेद में आपने योगदान किया है, हमारे दर्शकों को बताएं सर आप। मैंने वैद्यक अपने पिताश्री से विरासत में ली, बीएससी किया, और मैंने देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी थीं जो लाइलाज थी, पर मेरे पिताजी के हाथ से ठीक होती थी, और बहुत सारी ऐसी थी जो नहीं ठीक होती थी। तो जो नहीं ठीक होती थी मैंने उनको दरकिनार कर दिया, और जो ठीक होती थी उसको पकड़ा। उसमें मैंने देखा कि एक तरह का ब्लड कैंसर वो ठीक करते हैं, मैंने भी ठीक किया। तो मैंने एक पायलट स्टडी भारत सरकार से 14 साल की जद्दोजहद के बाद मिली। आज तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो 14 साल की जद्दोजहद के बाद जो प्रोजेक्ट मिली वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई, और उसमें 15 मरीजों ने भाग लिया, और 15 मरीजों में से 90 मरीज ऐसे थे, वो 11 मरीज ऐसे थे जो 90 दिन का इलाज पूरा कर पाए, और 11 दिन के बाद वो पूरी तरह बीमारी रहित हो गए, वो आज भी जिंदा है। उसके लिए मुझे पद्मश्री से नवाजा गया 1999 में, और मुझे बाद में पता चला कि मैं देश का सबसे कम उम्र का चिकित्सक हूँ जिसको किसी भी क्षेत्र में मिला। पर मैंने ना शोहरत के लिए ना दौलत के लिए काम किया, मैंने कभी इन चीज़ों के लिए काम किया। तो हमारा काम था कि हमारे पास जो आयुर्वेद की विरासत है उससे जब हम जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते तो करें, और उसी मकसद के साथ मैं काम करता हूं। और उसमें आज मैंने देखा कि कुछ तरह के ब्लड कैंसर, एक बीमारी है जानलेवा क्रॉनिक पैनकेटाइटिस, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, पर हमने देखा कि कॉपर, पारा और गंधक के साथ 3 साल में बनी हुई जो दवा है ये मरीजों को ठीक करती है। तो आज हम 1616 मरीजों का इलाज कर चुके हैं, और माशाल्लाह 98% सक्सेस के साथ हम इलाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया से मरीज आ रहे हैं। मेरा एक हॉस्पिटल चलता है माइग्रेन, जो दुनिया का लाइलाज बीमारी है, मैंने पहले अपने क्लिनिक में किया, फिर करते करते मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किया। तो आज मैं प्रमाणों के साथ कहता हूँ कि साहब माइग्रेन इज क्योरेबल, पैनकेटाइटिस इज क्योरेबल, ल्यूकेमिया इज क्योरेबल, और इसी तरह कुछ 2-4 बीमारी और, एक बीमारी और होती है जो आजकल दुनिया को परेशान करती है, एलर्जीज। और कोरोना काल पर मेरे पास एक पुड़िया थी जिसको मैंने खाया, और ना कोरोना आया ना मास्क लगाया,
ये तो फिर तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड ये जानी चाहिए सर। वो सब जाएगी, कैसे जाएगी? एक दिन में नहीं जाएगी। आज जो ये सम्मेलन हुआ कि जब तक R&D नहीं होगी, एक इंडिविजुअल आदमी सब नहीं कर सकता, तो थोड़ी बहुत रिसर्च तो मैं कर लेता हूँ। तो अभी पता इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नहीं, जैसे CDR आई है यहाँ पर, तो जैसी चीज़ों को लेके सरकार उसमें करे। तो आज मुझे बड़ी अच्छा लगा कि ये जो समिट हुई है इसमें सारे स्टेक होल्डर थे। तो अगर हम रिसर्च की सपोर्ट मिलेगी और उसके पीछे पता चलेगा, क्योंकि मुझे आज उस दवा का पता है कि वो जब खाते हैं तो बॉडी में IgA लेवल बढ़ जाता है, और IgA लेवल बढ़ के जो मेरी म्यूकोसा में किसी वायरस को घुसने नहीं देता है। तो जब तक हमें जानकारी नहीं आएगी तो वो दवा ऐसी मुंह में डालते जुकाम ठीक करती है। तो झंडू ने उसको खरीदा हुआ है, एक कंपनी और खरीदा हुआ है, तो बाजार में आ रही है। पेटेंट करा रहे हैं। नहीं, पेटेंट नहीं है। कोका कोला पेटेंट नहीं बिक रही है ना। आप प्रोडक्ट बनाओ, दुनिया को दो, डरो मत। नकल करने वाले कभी कामयाब नहीं होते ना। कोका कोला पेटेंट नहीं है, बिक रही है ना। डेफिनेटली सर। सर अगला सवाल आपसे ये होगा कि एलोपैथी की हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी बीमारियां जो एलोपैथी वाले सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं कि भैया हमारे पास इलाज नहीं है, आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा या कुछ नहीं हो पाएगा। तो आयुर्वेद में आपने ब्लड कैंसर की बात करी, आपने एक बीमारी और उनकी बात करी, एलर्जी की बात करी, कोरोना की भी आपने बात करी कि आपने उस पुरिया को, दवाई को, मेडिसिन को खा ली और बिना मास्क के आप घूमते रहे। तो हमारे पास आयुर्वेद में वो लाइलाज बीमारी जो एलोपैथी नहीं कर पाता है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, पूरे भारत की जनता, कि आयुर्वेद में क्या पोटेंशियल है, वो कौन कौन से लाइलाज बीमारी का इलाज है। मैं बोलता हूँ कि मैं एलोपैथी की बिल्कुल बुराई नहीं करूँगा। एलोपैथी से इतने सारे जो लोग, करोड़ों अरबों लोग जिंदा हैं, वो एलोपैथी से जिंदा है। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ आज से 20 साल पहले, तो मुझे बचाने वाला कौन था? एलोपैथी थी। आज अगर मुझे एसेंशियल हाइपरटेंशन है खानदानी, तो दवा कौन है? वो ब्लड एलोपैथी है। ब्लड प्रेशर की एलोपैथी। हाँ, अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं 4 बार इंसुलिन लगाता हूँ, एलोपैथी है। हाँ, एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो भी डेटाबेस तभी काम का है। तो हम ये नहीं कहेंगे एलोपैथी फेल हो गई। एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जो बीमारी को मारती है। बीमारी को मारती है। इन्फेक्शन उन्होंने मार दिया। और आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर इन्फेक्शन को आने नहीं देती। तो मैं समझता हूँ कि हमें एलोपैथी और आयुर्वेदा की बहस में न जाके एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए जिसमें हम दोनों के साथ से मरीजों को फ़ायदा पहुँचाए। हमारे भारत की जनता, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई परेशानी है, किस तरह की बीमारी के इलाज के लिए, समाधान के लिए आपके पास आ सकते हैं, आपके क्लिनिक पे, आपके हॉस्पिटल में आ सकते हैं, इसमें बताइए। देखिए, मेरे अस्पताल का तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वो अपनी कोई भी बीमारी लेके आते हैं, हम बोलते हैं हाँ या ना। जो हमें आता है हाँ बोल देते, नहीं तो ना बोल देते। अगर हम विशेषज्ञता और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप बताइए जनता को। आज हम बोलेंगे तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट इरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मेगाकैरोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, 3 तरह के ब्लड कैंसर हैं। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, माइग्रेन है, परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस है जिनको सर्दियों से सर्दी जुकाम है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, और जिन लोगों को आयरन लेने के बावजूद हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, वो इलाज मेरे पास बखूबी से होता है, प्रमाणों के साथ होता है। आखिरी सवाल सर, कि एक तो अपना हॉस्पिटल कहाँ पर है आपका, और दूसरा सवाल ये होगा, लास्ट सवाल, कि आप हमारे देश की जनता को किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, ये 2 बातें आप बताएं। देखिए, मैं इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहता हूँ। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के सिकरौरा गांव में मेरी रसशाला है, जहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए दवाइयाँ बनाता हूँ। और उसी बॉर्डर पे मेरा एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं पैनक्रेटाइटिस का, माइग्रेन का रेजिडेंशियल इलाज करता हूँ। वो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, गदरपुर तहसील में, रत्नगर गाँव में। और जहाँ तक बात है कि तंदुरुस्त रहना और जनता, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ पब्लिक से कि तंदुरुस्त रहना चाहता कौन है? किसको नहीं पता कि टाइम पर खाने से ठीक रहते हैं, मात्रा में खाने से ठीक रहते हैं, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है उससे ठीक रहते हैं, अच्छी नींद देने से ठीक होते हैं। पर जब सामने आती है मोमो, जब सामने आते हैं बिस्किट, सब आती है ब्रेड और ठूस के खाने का, तो मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको तंदुरुस्त रहने के उपाय नहीं पता हैं। पर तंदुरुस्त रहना ही कौन है? अगर लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे तो फिर वही वाली बात है कि वैद्य जी का गुरुद्वारे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग विद अस। आप सुन रहे थे पद्म अवार्डी श्री आदरणीय वैद्य बालेंदु
जी को आप सुन रहे थे, बालेंद्र प्रकाश जी को सुन रहे थे। और ध्यान रखिएगा इनकी बातों का कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए मजाक में बहुत बड़ी बात कह गए कि स्वस्थ रहना कौन चाहता है। सर क्या कहना है, एक आखिरी बात होती है। ना मोमो बुरा है, ना पिज़्ज़ा बुरा है, ना मैगी बुरी है, ना ब्रेड बुरी है। हर चीज़ की मात्रा, कम्बिनेशन। जैसे ड्रेस कोई भी पहनो, पर जब पैंट पहनो तो कमीज पहनो, पैंट के ऊपर पजामा नहीं पहनो। तो स्टार्च एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, वो भी मात्रा में। तो आयुर्वेद बोलता है हित बुक, जो हित के लिए आपके लिए वो खाओ, मित बुक जो मात्रा में सही हो, काल बुक्त समय पे खाओ और अच्छी नींद लो। इन चारों को लोगे तो भाई हम जैसे वैद्य लोग रहे ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि गुरुद्वारे में जाके लंगर खाएंगे, क्योंकि आप लोग बीमार पड़ोगे ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।